कहानी की शुरुआत होती है एक इंटरव्यू से। इंटरव्यूअर डॉक्टर हार्बर से पूछती है, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ये जो डिस्कवरी है वो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? डॉक्टर हार्बर कहते हैं, मैंने इस खोज के लिए मेरे जीवन के 40 साल खर्च किए हैं। इस डिस्कवरी के ऊपर काफ़ी सारे कंक्लूजन निकाले गए हैं, काफ़ी सारी डिबेट भी हुई है, तब जाकर ये डिस्कवरी साइंटिफिकली प्रूव हुई है। आप सच्चाई को कैसे सीक्रेट रख सकती है? इंटरव्यूअर डॉक्टर हार्बर से कहती है कि इस डिस्कवरी के बदौलत आपने ये प्रूव कर दिया कि वाकई ही आफ्टर लाइफ होती है। तब डॉक्टर हार्बर कहते हैं कि मैं सोल, हेवन, आफ्टर लाइफ इन टर्मिनोलॉजीज को नहीं मानता। मैं बस इतना जानता हूँ, जब किसी इंसान की डेथ होती है तब हमारा कॉन्शियसनेस का कुछ हिस्सा हमारी बॉडी को छोड़ दूसरे आयाम में चला जाता है। इंटरव्यू डॉक्टर हार्बर से पूछती है कि आपकी ये मशीन डेड बॉडी में से निकल रही ब्रेन वेव्स को कैप्चर करती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये वेवलेंथ आखिर जाती कहाँ है? तब डॉक्टर हार्बर उसे ट्रेन का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, जब आप किसी ट्रेन को स्टेशन छोड़कर जाते हुए देखते हैं तब उस ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा है या नहीं ये जानने के लिए आपको ये मालूम होना ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है। इंटरव्यू डॉक्टर हार्बर से पूछती है कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, एथलीट्स, यहाँ तक कि आपके क्लोज कलीग भी सुसाइड कर रहे हैं। क्या इस सब के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं? डॉक्टर हार्बर इंटरव्यूअर को बताते हैं कि नहीं, वो इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। तभी कैमरे क्रू का एक मेंबर वहाँ आता है। वो डॉक्टर हार्बर को थैंक यू कहता है और कहता है कि वो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने जा रहा है और खुद को गोली मार लेता है। ये डिस्कवरी की दूसरी एनिवर्सरी होती है। विल, जो कि डॉक्टर हार्बर का बेटा होता है, एक फेरी से ट्रैवल कर रहा होता है। विल टीवी पर एक प्रोग्राम सुन रहा होता है जिसमें उसके पिता की डिस्कवरी के ऊपर बात चल रही होती है, जिससे पता चलता है कि सुसाइड रेट कम होने की जगह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विल टीवी ऑफ करता है। दूसरी तरफ बैठी आयला विल को टीवी ऑफ करने पर टोकती है। विल उससे कहता है कि वो उसे काफ़ी जानी पहचानी लग रही है। उस फेरी में सिर्फ वो दोनों ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो दोनों बातें करते करते डिस्कवरी के टॉपिक पर बात करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि आयला डिस्कवरी की सपोर्टर है। विल कहता है कि वो डिस्कवरी पर विश्वास नहीं करता। फेरी से उतरने के बाद आयला वहाँ से हिचहाइक करते हुए निकल जाती है। विल को उसका भाई टोबी पिकअप करने के लिए आ जाता है। दोनों एक बहुत बड़े मैंशन में चले आते हैं जिसे उनके पिता डॉक्टर हार्बर ने खरीदा होता है। डॉक्टर हार्बर ने इस मैंशन में अपना नया रिसर्च स्टेशन बनाया होता है और जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते वक्त सर्वाइव कर गए हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पर काम पर रखा होता है। विल ये सारी मशीनरीज और उसके पिता को एक्सपेरिमेंट करते देख काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो ये सब कुछ बंद कर दे और मीडिया को कह दे कि उनकी ये जो डिस्कवरी है ये फॉल्स है, ताकि लोग सुसाइड ना करें। डॉक्टर हार्बर विल की बातों पर हंसते हुए कहते हैं कि उनकी ये डिस्कवरी 100% काम करती है और वो लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। डॉक्टर हार्बर विल को बताते हैं कि उनकी इस डिस्कवरी की इंस्पिरेशन खुद विल है। जब विल छोटा था तब एक एक्सीडेंट में वो कुछ मिनट के लिए मर गया था और जब वो वापस होश में आया तब उसने बताया था कि उसने कुछ फ्लैशेस देखे हैं जिसमें उसके सामने उसने एक छोटे लड़के को देखा। इससे डॉक्टर हार्बर को लगा कि लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करती होंगी। कॉन्वर्सेशन ख़त्म करने के बाद विल दिमाग शांत करने के लिए बाहर टहलने निकलता है। तभी पास के बीच पर विल आयला को देखता है। आयला अपना बैग को भारी वेट से भरकर समंदर के अंदर जा रही होती है। विल को रियलाइज़ होता है कि आयला सुसाइड करना चाहती है, तभी वो जाकर आयला को बचा लेता है। विल आयला को लेकर मैंशन में चला आता है। वो टोबी से आयला को अंदर लेने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने वालों की वहाँ पर मदद कर रहे होते हैं। टोबी आयला को अंदर लेने के लिए मान जाता है। आयला को पता चलता है कि विल डॉक्टर हार्बर का बेटा है। डॉक्टर हार्बर आयला से कुछ सवाल जवाब करते हैं। उस रात सभी एक रूम में इकट्ठा होते हैं। तभी डॉक्टर हार्बर एक आदमी को उस कमरे में लेकर आते हैं जिसके दिमाग पर एक डिवाइस लगा होता है। डॉक्टर हार्बर बताते हैं कि अब तक वो सिर्फ ये जानते थे कि डेथ के बाद हमारी ब्रेन वेव्स बॉडी को छोड़कर चली जाती है, पर इस डिवाइस से हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर ये ब्रेन वेव कहाँ जाती है, यानी कि अब वो अपनी आफ्टर लाइफ देख सकते हैं। ये सब सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर हार्बर बताते हैं कि इस डिवाइस की मदद से वो किसी की भी आफ्टर लाइफ की वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सभी डॉक्टर हार्बर के ऑफिस में इकट्ठा हो जाते हैं। डॉक्टर हार्बर इस डिवाइस का यूज़ सबसे पहले खुद पर करना चाहते हैं, पर इस डिवाइस को काम करने के लिए इंसान को मरा होना ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट पहले वो किसी डेड इंसान पर करेंगे। जब टोबी और आयला मॉर्ग जा रहे होते हैं तब टोबी आयला को बताता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड किया था
और इसके लिए विल उसके पिता को जिम्मेदार मानता है। जब वो मॉर्ग में पहुंचते हैं तो टोबी कीपर का ध्यान भटकाता है ताकि विल और आयला डेड बॉडी को चुरा सके। उस रात विल और आयला एक साथ सोते हैं। विल आयला को बताता है कि उसकी मॉम ने उनके वेडिंग एनिवर्सरी के दिन सुसाइड किया था। दोनों बातें करते करते वही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। डॉक्टर हार्बर डिवाइस को डेड बॉडी के दिमाग पर कनेक्ट कर देते हैं, पर उन्हें मॉनिटर पर कुछ भी नज़र नहीं आता। वो कई बार प्रयास करते हैं पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तब डिसअपॉइंट के साथ डॉक्टर हार्बर रूम से बाहर चले आते हैं। उनके पीछे पीछे सभी रूम से बाहर चले आते हैं। जब विल रूम में अकेला होता है तभी मॉनिटर स्टार्ट हो जाता है और वो देखता है कि फिलिप एक औरत से हॉस्पिटल में मिल रहा होता है। इससे पहले कि डॉक्टर हार्बर रूम में आए, विल जल्दी से मॉनिटर को ऑफ कर देता है। विल और आयला डेड बॉडी को वापस मॉर्ग के बाहर रख देते हैं। वापस मैंशन आते वक्त आयला विल को किस करती है। जो वीडियो विल ने मॉनिटर पर देखा होता है वो उसके दिमाग से जा नहीं रहा होता है। उसने उस वीडियो को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया होता है। इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद विल उस वीडियो वाले हॉस्पिटल को ढूंढ निकालता है। विल उसी हॉस्पिटल चला आता है। वो उसी पैसेज में आ जाता है जहाँ पर वीडियो में फिलिप्स आया था, पर वहाँ पर उसे डेड एंड मिलता है जो वीडियो में नहीं था। तब वहाँ पर सफाई कर रहा एक आदमी विल को बताता है कि रिनोवेशन से कुछ साल पहले वहाँ पर एक पैसेज हुआ करता था। विल को समझ आता है कि ये वीडियो फ्यूचर का नहीं बल्कि फिलिप्स की पास्ट मेमोरी का हिस्सा था। बाद में सभी एक सेशन के लिए मैंशन में इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर हार्बर लेसी को स्टेज पर बुलाते हैं। लेसी डॉक्टर हार्बर की डिस्कवरी के अगेंस्ट बात करती है। वो कहते हैं कि इसके कारण मास सुसाइड हो सकता है। तब डॉक्टर हार्बर सबको बताते हैं कि स्टेसी उन्हें जंगल में मिली थी, जो कि सुसाइड करने वाली थी, पर उन्होंने उसे बचाया और यहाँ पर ले आए। वो स्टेसी को खुद का सारा सामान पैक कर कर मैंशन को छोड़ने के लिए कहते हैं। विल इस बात पर डॉक्टर हार्बर पर गुस्सा होता है, तो डॉक्टर हार्बर इस मैटर को डिसमिस कर देते हैं। विल आयला को फिलिप वाला वीडियो दिखाता है। दोनों वापस उसी हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन करने चले आते हैं। वहाँ पर उन्हें फिलिप के पिता की फाइल मिलती है। वो ये अनुमान लगाते हैं कि उस दिन फिलिप्स अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल आया होगा और वो लेडी उसकी कोई रिलेटिव होगी। बाद में उस रात विल टोबी से बात कर रहा होता है। टोबी विल को बताता है कि उनके पिता ये मशीन उनकी मॉम के लिए बनाना चाहते थे। उनकी मॉम से सुसाइड करने के कारण उनके पिता गिल्टी फील कर रहे थे और वो ये देखना चाहते थे कि डेथ के बाद उनकी मॉम किसी बेटर प्लेस पर है या नहीं। नेक्स्ट डे विल और आयला बीच पर चले जाते हैं, जहाँ पर आयला विल को बताती है कि उसके 5 साल के लड़के की मौत बीच पर डूबने के कारण हुई थी और उस समय आग लगने के कारण वो सोई हुई थी। यही कारण था कि वो सुसाइड करना चाहती थी। दोनों फिलिप्स के घर चले जाते हैं। वहाँ पर वो उसी वीडियो वाली लेडी से मिलते हैं। वो बताती है कि वो फिलिप्स की सिस्टर है। वो बताती है कि फिलिप्स कभी अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल आया ही नहीं था। वो अपने परिवार की कभी कदर ही नहीं करता था। विल ने फिलिप्स के हाथ पर एक लाइट हाउस वाला टैटू नोटिस किया था, पर वो लेडी बताती है कि फिलिप्स के हाथ पर लाइट हाउस का नहीं बल्कि एक वेव का टैटू था। विल को रियलाइज़ होता है कि वो वीडियो फिलिप्स की पास्ट मेमोरी नहीं बल्कि उसके आफ्टर लाइफ का पार्ट है और फिलिप्स अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए अपनी डेथ के बाद टाइम में पीछे चला गया था। आफ्टर लाइफ में लोग वैसे ही अल्टरनेटिव लाइफ जीते हैं, पर इस बार अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए उनके पास चॉइसेस होती है। इस बात से दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वो एक रूम में होते हैं तभी टोबी वहाँ आ जाता है और वो उन्हें डॉक्टर हार्बर को देखने के लिए उसके साथ चलने के लिए कहता है। डॉक्टर हार्बर ने खुद को उसी डिवाइस से कनेक्ट कर लिया होता है और वो खुद का दम घोट देते हैं ताकि वो मौत के करीब जा सके। तभी मॉनिटर स्टार्ट हो जाता है। मॉनिटर में वो डॉक्टर हार्बर को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की रात वाले समय में देखते हैं। असलियत में डॉक्टर हार्बर वेडिंग एनिवर्सरी की रात काम की वजह से अपने पत्नी से नहीं मिले होते हैं, पर वो सभी मॉनिटर पर देखते हैं कि डॉक्टर हार्बर उस रात अपनी पत्नी के साथ डिनर करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि काम बाद में भी किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी आफ्टर लाइफ में डॉक्टर ने अपनी गलती को सुधार लिया था। वीडियो देखने के बाद वो डॉक्टर हार्बर को मशीन से अनप्लग करते हैं और उसे वापस जिंदा करने लगते हैं। तभी डॉक्टर हार्बर होश में आ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो वो अपने जीवन में उस समय पर चला जाता है जिस समय वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है और उसे दूसरा मौका मिलता है ताकि वो अपनी मिस्टेक को सुधार सके। डॉक्टर हार्बर सभी को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ लेसी आ जाती है जिसे मैंसन से निकाला गया था।
वो आयला को गोली मार देती है और कहती है कि उसने आयला को मारा नहीं बल्कि उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया है। टोबी लेसी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। आयला विल से कहती है कि अब वो मरना नहीं चाहती और ये कहते कहते वो अपना दम तोड़ देती है। डॉक्टर हार्बर और टोबी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जब वो लैब में जाने की कोशिश करते हैं तो लैब अंदर से लॉक होता है। विल ने खुद को अंदर लॉक कर लिया होता है। वो खुद को मशीन से अटैच कर लेता है और खुद का दम घुटने लगता है। जब वो मौत के करीब होता है तब वो खुद को वापस उसी फेरी पर पाता है जहाँ पर वो पहली बार आयला से मिला था। विल आयला से पूछता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो आयला विल को बताती है ये सिर्फ तुम्हारी मेमोरी है और क्योंकि तुमने खुद को मशीन से अटैच कर लिया है और तुम्हारी अभी तक मौत नहीं हुई है तो इसलिए तुम इसी लूप में बार बार आकर अटक रहे हो। वो दोनों कई जन्मों पहले इसी फेरी पर मिले थे पर उस समय विल ने आयला को सुसाइड करते हुए नहीं देखा था। जब उसे पता चला कि आयला ने सुसाइड कर लिया है तो वो काफ़ी रिग्रेट करता रहा कि काश वो उस फेरी पर उसे बचा सकता। और जब भी विल की डेथ हो जाती वो खुद को वापस से उसी फेरी पर पाता था क्योंकि इसी मोमेंट को वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट करता था। काफ़ी जन्मों से विल आयला को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था पर इस जन्म में वो आयला को बचाने में कामयाब हो गया था और इसी के साथ उसका रिग्रेट भी खत्म हो गया था। इसी वजह से अब वो अपनी आफ्टर लाइफ में कहीं और जा सकता था। तभी विल को डॉक्टर हार्बर और टोबी की आवाज़ आने लगती है। यहाँ पर डॉक्टर हार्बर विल को वापस लाने की नाकाम कोशिश करते हैं और उसी दौरान विल की डेथ हो जाती है। जब विल की डेथ हो जाती है तो विल अपने आप को अपनी आफ्टर लाइफ में एक बीच पर पाता है जहाँ पर विल एक छोटे लड़के को अकेले खेलते हुए देखता है। वो उस लड़के को पानी से बाहर लेकर आता है ताकि वो खेलते वक्त कहीं डूब न जाए। तभी वहाँ पर आयला भागते हुए आती है और हम देखते हैं कि वो लड़का आयला का बेटा है जिसका जिक्र उसने विल से किया था। आयला विल को थैंक यू बोलती है और दोनों अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों आफ्टर लाइफ में एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होते हैं। तभी विल पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर एक कंफ्यूज लुक दिखाई देती है जैसे उसे आयला याद आने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक